हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 11 मार्च 2023 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली हेडिंग यहाँ पर जो ली गई है कि ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर हो रहे लगातार हमले चिंताजनक। ये स्टेटमेंट दिया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आपको पता होगा कि जो ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री हैं एंथनी एल्बनीज वो 4 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हुए हैं और उनके सामने नरेंद्र मोदी ने सभी मुद्दों को उठाया जो भारतीयों के हितों को प्रभावित करता है। मोदी ने जो हाल ही के हफ्तों में ऑस्ट्रेलिया में जितने भी हिंदू मंदिर हैं उस पर जिस तरीके से लगातार हमले हो रहे हैं उस पर चिंता की है और अपनी चिंताओं को बताया है, व्यक्त किया है और उस पर करारा जवाब देने को उन लोगों को जो खालिस्तान समर्थक हैं, संगठन हैं, उनकी गतिविधियों की तरफ से अल्बनीज को कुछ कार्रवाई करने के लिए बोला गया है और अल्बनीज का ध्यान इसकी तरफ आकर्षित किया गया। और अल्बनीज ने भी आश्वासन दिया है कि ऐसी किसी भी कार्यवाही को यानी कि जो हिंदू मंदिरों पर की जा रही है उसको रोका जाएगा और उसको पूरी तरीके से खत्म किया जाएगा। अल्बनीज के साथ हुए पहले शिखर सम्मेलन के माहौल पर कोई असर नहीं हुआ जब इतनी बातें बोली गई और बैठक द्विपक्षीय रिश्तों को और प्रगाढ़ बनाने वाला रहा। यानी कि जो बैठक हुई है वो पॉजिटिव रही है। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय कारोबार रिश्तों के साथ ही जो ऊर्जा है और रक्षा संबंधों को मजबूत बनाने के लिए भी महत्वपूर्ण सहमति बनी है। अल्बनीज 4 दिनों की भारत यात्रा पर हैं जैसा मैंने आपको बताया और शुक्रवार सुबह यानी कि कल वो राष्ट्रपति भवन में उनका राजकीय सम्मान के साथ भव्य स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी 2 चरणों की वार्ता भी हुई है। पिछले कुछ हफ्तों से ऑस्ट्रेलिया में जिस तरीके से मंदिरों पर हमला हो रहा है और लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं उसको लेकर यहाँ पर बात की गई है। बैठक के बारे में जो हमारे विदेश सचिव हैं विनय क्वात्रा, उन्होंने बताया कि दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच खालिस्तान समर्थकों की तरफ से गड़बड़ी फैलाने की घटनाओं पर भी बात हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे चिंताजनक बताया है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने भी आश्वस्त किया है कि अमन व शांति के लिए जो भी संभव होगा वो कदम उनकी सरकार उठाएगी। क्वात्रा ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत रक्षा क्षेत्र में निर्माण के लिए ऑस्ट्रेलिया की कंपनियों को आमंत्रित किया है और दोनों देशों के बीच पिछले कुछ वर्षों में कई तरह के रक्षा सहयोग भी हुए हैं। दोनों देशों की सेनाएं जैसे मालाबार सैन्य अभ्यास में हिस्सा लेती हैं। मोदी ने दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग को भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच स्थापित समग्र रणनीतिक साझेदारी के अहम स्तंभ के तौर पर भी चिन्हित किया है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं कि देश में H3N2 वायरस से 2 लोगों की मौत हुई है। देखिए भारत में जिस तरीके से इन्फ्लुएंजा वायरस फैला हुआ है इसके जो लक्षण हैं वो जब मौसम चेंज होता है और आप बीमार पड़ते हैं तो लगभग सेम वही सारे इसके लक्षण हैं, जैसे खांसी, बुखार, वॉमिटिंग और बदन दर्द, पेट दर्द, मतलब ऐसे सारे सिम्टम्स इसके मिलते जुलते हैं। लेकिन ये किस तरीके से खतरनाक है उसका यहाँ पर न्यूज़ दी गई है कि वायरस से 2 लोगों की मौत हो गई है। हरियाणा और कर्नाटक में एक एक व्यक्ति ने अपनी जान गंवाई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कर्नाटक के हासन में 82 वर्षीय बुजुर्ग ने H3N2 यानी कि इन्फ्लुएंजा वायरस से अपनी जान गंवा दी है। हीरे गौड़ा को 24 फरवरी को अस्पताल में भर्ती कराया गया था और 1 मार्च को उनकी मृत्यु हो गई थी। बाद में पुष्टि हुई इसकी कि इनकी जो मौत है वो H3N2 की वजह से हुई है। उन्हें डायबिटीज़ था, हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी थी उनको। और इसी तरीके से हरियाणा के जिंद में भी वायरस से एक व्यक्ति की मौत हो गई। जिंद निवासी 56 वर्षीय व्यक्ति की मृत्यु 8 फरवरी को घर पर ही हुई थी। वे फेफड़े के कैंसर के रोगी थे। उन्हें रोहतक के PGIMS अस्पताल में भर्ती कराया गया था और जब पूरी जांच हुई तब ये सारी बातें निकल कर आई है। इसमें जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय है वो इसमें ये बयान दे रहा है कि मार्च के अंत तक मामले घटने की इसमें उम्मीद जताई जा रही है। अभी तक अगर हम बात करें तो 2 जनवरी से 5 मार्च तक लगभग 451 मामले दर्ज किए गए हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कि पूर्व अग्निवीरों को BSF में 10% आरक्षण दे दिया गया है। देखिए गृह मंत्रालय ने इसमें जो ये योजना पिछले जून में लाई गई थी उसके बाद
से काफ़ी हल्ला मचा था। जो छात्र हैं सेना में भर्ती होने के लिए, उन्होंने काफ़ी इस पर हुड़दंग मचाया था। कई ट्रेनें जलाई गई थीं, कई जगह प्रदर्शन हुए थे, लेकिन बाद में सरकार की सख्ती के बाद और पीछे ना हटने के बाद इसे लागू कर दिया गया था। तो अब जब गृह मंत्रालय ने जो रिटायर यानी कि जो 25 देखिए, अग्निवीर योजना क्या है, जब जितने भी लोग भर्ती होंगे उसमें 4 साल बाद 25% लोगों को कंटिन्यू किया जाएगा और 75% लोगों को रिटायरमेंट दे दिया जाएगा। तो जो ये रिटायर होंगे 75%, उनमें से उनके लिए 10% आरक्षण बीएसएफ में देने की घोषणा की गई है। इसके अलावा पूर्व अग्निवीरों को भर्ती की अधिकतम उम्र सीमा में भी छूट दी गई है। पहले जो पहला बैच है उसमें 5 वर्ष की आयु की इसमें छूट दी जाएगी, और उसके बाद जो बैच बनेंगे नेक्स्ट बैच, उसमें 3 वर्षों की इनको छूट दी जाएगी। अभी तक क्या था कि देश में पिछले 14 जून को 17.5 वर्ष से 21 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं को तीनों सेनाओं में भर्तियों के लिए 4 वर्ष का अनुबंध किया गया है। यानी उनकी जो एज लिमिट है वो 17 से 21 कर दी गई है। और जो अर्धसैनिक बल हैं उसमें जो उम्र सीमा है वो 18 से 23 वर्ष है। पहले बैच को 5 साल का इसमें वो मिलेगा, रियायत मिलेगी, तो ये 28 वर्ष तक का होगा। उसके बाद 26 साल इनके लिए हो जाएगा। अब इसमें एक पॉइंट और भी दिया गया है कि जो पूर्व अग्निवीर होंगे, जब वो बीएसएफ या अर्धसैनिक बलों में भर्ती होने के लिए जाएंगे तो उनको शारीरिक परीक्षण में छूट दी जाएगी, यानी कि उनको शारीरिक परीक्षण नहीं देना होगा। कह सकते हैं कुछ पॉइंट अच्छे हैं इसमें। नेक्स्ट न्यूज़ है कि महिला विकास से आगे, महिला नेतृत्व में विकास की ओर बढ़ा देश। अब देखिए, केंद्र सरकार ने फरवरी में जो बजट पेश किया था उसमें महिला स्वयं सहायता समूहों में यूनिकॉर्न बनाने का सपना देखा। महिला स्वयं सहायता समूह तो आप जानते होंगे, लेकिन ये यूनिकॉर्न जो बनाने का सपना देखा गया, वो यूनिकॉर्न क्या है? यूनिकॉर्न वो कंपनियां होती हैं जो 8 से 10 हजार करोड़ का जो उनका वैल्यूएशन होता है वो 8 से 10 हजार करोड़ का होता है। तो महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर बजट वेबिनार में प्रधानमंत्री ने भरोसा जताया कि देश महिला विकास में आगे बढ़कर महिला नेतृत्व में विकास की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने आह्वान किया कि बहनों और बेटियों के सामने आने वाली हर रुकावट को दूर करने के संकल्प के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। पिछले 9 सालों में मोदी सरकार की ओर से महिला सशक्तिकरण के लिए विशेष प्रयास भी किए गए हैं। 2047 तक विकसित भारत बनाना है तो महिलाओं के हाथ कमान देनी होगी। प्रधानमंत्री ने इंजीनियरिंग, विज्ञान, तकनीक के क्षेत्र में महिलाओं के नामांकन की बढ़ी हुई दर का उल्लेख करते हुए कहा कि महिलाएं हैं वो हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। महिला स्वयं सहायता समूहों में यूनिकॉर्न नहीं बनाया जा सकता है। और बजट में स्वयं सहायता समूहों द्वारा दायरा बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। हाल के दिनों में रिपोर्ट भी आई है कि लोन लेने वाली महिलाओं की संख्या बढ़ी है। बैंक भी महिलाओं को लोन देना सुरक्षित मान रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत महिलाओं के नेतृत्व में विकास के विजन को लेकर आगे बढ़ रहा है। भारत ने महिला विकास से महिलाओं के नेतृत्व में विकास के प्रयासों को वैश्विक मंच पर भी ले जाने का प्रयास किया है। पिछले 9 से 10 वर्षों में हाई स्कूल व उससे आगे की पढ़ाई करने वाली लड़कियों की संख्या 3 गुना बढ़ी है। भारत में विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग और गणित में लड़कियों का नामांकन जो है वो 43% तक पहुंच चुका है। विकसित देश अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी से ये ज़्यादा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मेडिकल फील्ड हो या फिर खेल का मैदान हो, बिजनेस हो या राजनीति, भारत में महिलाओं की केवल भागीदारी नहीं बढ़ी है बल्कि हर क्षेत्र में नेतृत्व भी बढ़ा है। जिन लोगों को भी मुद्रा लोन दिया गया है उसमें 70% महिलाएं हैं। जो लाभार्थी हैं उसमें 70% महिलाएं हैं। ये करोड़ों महिलाएं अपने परिवार की आय ही नहीं बढ़ा रही हैं बल्कि अर्थव्यवस्था के नए आयाम भी खोल रही हैं। बजट में की गई घोषणाओं का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट योजना में महिलाओं को 7.5% की दर से ब्याज दिया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं।
नेक्स्ट न्यूज़ है कि जापान के प्रधानमंत्री किशिदा फूमियो 20 मार्च को भारत आएंगे। जापान के जो प्रधानमंत्री हैं किशिदा फूमियो, वो 20 और 21 मार्च को भारत दौरे पर रहेंगे। इस दौरान व्यापार और निवेश के क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने को लेकर चर्चा की जाएगी। इस दौरान वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी वार्ता करेंगे। इसमें दोनों पक्ष आपसी हित के द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दोनों नेता भारत के G20 अध्यक्षता और जापान की G7 की अध्यक्षता के दौरान प्राथमिक मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ है कि केंद्र सरकार ने राज्य के लिए 1.40 लाख करोड़ जारी किए हैं। कर हस्तांतरण के तहत केंद्र सरकार ने शुक्रवार को यानी कि कल राज्यों को 1.40 लाख करोड़ रुपए जारी किए हैं। वित्त मंत्रालय ने बताया कि 14वीं किस्त के रूप में 1,40,318 करोड़ रुपए राज्यों के लिए जारी किए गए हैं। सामान्यतः कर हस्तांतरण के तहत राज्यों को मासिक किस्त के रूप में 70,159 करोड़ रुपए जारी किए जाते हैं। मंत्रालय ने बताया कि राज्यों के पूंजीगत और विकास कार्यों से जुड़े खर्चे के लिए ज़्यादा पैसे देने की केंद्र की प्रतिबद्धता के तहत यह राशि जारी की जाती है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ है कि भारत ऑस्ट्रेलिया को प्रोडक्शन फिल्मों के निर्माण में देंगे रियायत। अब देखिए, जो सामरिक और रणनीतिक ही नहीं, भारत और जो ऑस्ट्रेलिया के बीच जो सांस्कृतिक सहयोग है उसका दायरा बढ़ाने के लिए आपस में बातचीत चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज की मौजूदगी में जो शुक्रवार को दोनों देशों के बीच फिल्म निर्माण सहयोग का समझौता किया गया, वो इसका ताज़ा उदाहरण है। इसके तहत भारत और ऑस्ट्रेलिया एक दूसरे के यहाँ ऐसी ऑडियो विजुअल फिल्मों के निर्माण में सहयोग व रियायत देंगे जिन्हें को प्रोडक्शन समझौते के तहत मंजूरी हासिल होगी। प्रधानमंत्री मोदी और अल्बनीज के बीच हुई बातचीत के बाद भारत ऑस्ट्रेलिया ने को प्रोडक्शन से जुड़े इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। सूचना प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा ने इस समझौते पर हस्ताक्षर के बाद पत्रकारों से कहा कि को प्रोडक्शन समझौते के तहत मंजूरी प्रदान किए जाने वाली फिल्मों के निर्माण में कई तरह की रियायतें और छूट मिलेंगी। ऑस्ट्रेलिया के साथ जो ये समझौता हुआ है, तो ऑस्ट्रेलिया 16वीं कंट्री है। इससे पहले भारत ने फ्रांस, कनाडा, ब्रिटेन, उत्तरी आयरलैंड, जर्मनी, ब्राज़ील, इटली, चीन, बांग्लादेश और रूस जैसे देशों के साथ यह समझौता किया हुआ है। और समुद्री सुरक्षा को लेकर भी समझौता हुआ है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया ने साझा चुनौतियों का सामना करने के लिए शुक्रवार को सुरक्षा सहयोग बढ़ाने का संकल्प किया। इसके अलावा दोनों देशों ने मुक्त, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए मिलकर काम करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा के मुद्दे पर विस्तार से बातचीत की है और बैठक के बाद मोदी और अल्बनीज ने कहा कि दोनों देश एक आव्रजन संधि की ओर बढ़ रहे हैं। उसके बाद अल्बनीज का यहाँ पर एक स्टेटमेंट आया कि भारत को केंद्र में रखे बिना जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का समाधान नहीं किया जा सकता है। देखिए, भारत के दौरे पर ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री अल्बनीज आए हैं, उन्होंने शुक्रवार को IIT दिल्ली के छात्रों के साथ संवाद किया, भारत को ग्लोबल साउथ के नेतृत्व प्रदान करने का बेहतर स्थिति बताई और साथ ही कहा कि भारत को केंद्र में रखे बिना जलवायु परिवर्तन से जुड़ी चुनौतियों का समाधान नहीं हो सकता है। शिक्षा, अर्थव्यवस्था को विकसित करने व अवसर पैदा करने के लिए क्योंकि यह उत्पादकता, नए विचारों और अधिक दक्षता की कुंजी है। अल्बनीज ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया नवीकरणीय ऊर्जा महाशक्ति बन जाएगा, भारत भी बनेगा, इसलिए साथ कार्य करने का यह अच्छा अवसर है। उन्होंने कहा कि हम प्राकृतिक संसाधनों, महत्वपूर्ण खनिजों से समृद्ध हैं, जिससे अक्षय ऊर्जा के उत्पादन में मददगार हो सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया से साझेदारी भारत को बढ़ती हुई बिजली की मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी। ऑस्ट्रेलिया के बारे में कल भी देखिए न्यूज़पेपर का डिस्कशन जब मैं करा रहा था तो आपको बताया गया था, आज भी थोड़ा सा जान लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री आपको पता चल गए एंथनी अल्बनीज, और यहाँ की जो करेंसी है वो ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है और यहाँ की कैपिटल है कैनबरा। दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया और दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है ऑस्ट्रेलिया। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ है कि 18 साल की उम्र पूरी होने से पहले ही अब युवाओं तक पहुंचेगा चुनाव आयोग।
अब चुनाव आयोग ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को इसमें ऐड करना चाहता है। आपको पता होगा कि पहले साल में एक बार यानी कि 1 जनवरी को ही नाम जुड़वाया जा सकता था मतदाता सूची में। उसमें क्या होता था कि फरवरी या फिर मार्च वाले जो 18 साल पूरी करते थे जो लोग, उनको 1 साल का वेट करना पड़ता था। फिर इसमें थोड़ा-सा चेंजमेंट किया गया और अब साल में 4 बार यानी कि 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर को मतदाता सूची में आप नाम जुड़वा सकते हैं। लेकिन तब भी चुनाव आयोग इसमें सतर्कता बरत रहा है और वो चाहता है कि जो 18 की उम्र कंप्लीट कर रहे हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा समूह में मतदाता सूची में ऐड किया जाए। इसके लिए वो सीबीएसई बोर्ड की मदद ले रहा है या फिर और भी जो बोर्ड हैं, राज्य सरकार बोर्ड हैं, उसकी मदद लेकर ऐसे छात्रों को चिन्हित करके उनका वोटर आईडी कार्ड तुरंत तत्काल बनवा रहा है और इसके लिए एक कार्यक्रम भी चलाया जाएगा। तो ये एक अच्छी पहल मानी जा सकती है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में हम पहली न्यूज़ ले रहे हैं कि भारत बनेगा इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चेन का अहम हिस्सा। अब देखिए, अमेरिका भारत को सिर्फ सेमीकंडक्टर, कल की न्यूज़ में हमने डिस्कस किया था, सेमीकंडक्टर का बड़ा निर्माता बनने में ही मदद नहीं करेगा, बल्कि संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों की सप्लाई चेन का अहम हिस्सा बनने में भी अपना सहयोग करेगा। भारत के साथ जो वाणिज्यिक वार्ता के बाद जो अमेरिका की वाणिज्य मंत्री हैं जीना रेमांडो के साथ भारत के जो वाणिज्य मंत्री हैं पीयूष गोयल, उनकी बात हुई और वह भारत को एक भरोसेमंद टेक्नोलॉजी पार्टनर के तौर पर देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत में सेमीकंडक्टर के उत्पाद में जो कमी आएगी उसकी पूर्ति अमेरिका करेगा। सेमीकंडक्टर निर्माण में सहयोग के लिए दोनों देशों के बीच एक समझौता भी किया गया है। अभी तक दुनिया में मुख्य रूप से 3 देश ही सेमीकंडक्टर का निर्माण करते हैं। इसमें पहले नंबर पर है ताइवान, जो दुनिया में इस्तेमाल होने वाले 60% सेमीकंडक्टर का उत्पादन करता है। अमेरिका और चीन भी सेमीकंडक्टर बनाते हैं और इसमें एक रिपोर्ट का यहाँ पर हवाला दिया गया है। आईबोस्टन कंसल्टिंग समूह की एक रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है कि सेमीकंडक्टर दुनिया में चौथा सबसे ज़्यादा बिकने वाला उत्पाद है। वर्ष 2019 में कुल सेमीकंडक्टर बिक्री का मूल्य 1.7 ट्रिलियन डॉलर था। अमेरिका और भारत के बीच 4 वर्ष बाद वाणिज्यिक वार्ता हुई है और कोरोना महामारी की वजह से पिछले 3 वर्षों में दुनिया में हुई आर्थिक बदलाव के बीच वार्ता अहम मानी जा रही है। दोनों देशों ने दूरसंचार क्षेत्र में 6G टेक्नोलॉजी पर भी साथ काम करने की दिलचस्पी दिखाई है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ है जो एनपीएस प्रणाली है और यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम और एपीवाई यानी अटल पेंशन योजना, उसमें 23% सदस्य बढ़े हैं। अटल पेंशन योजना के तहत सदस्यों की संख्या चालू वित्त वर्ष में 4 मार्च तक 23% बढ़कर 6.24 करोड़ हो गई है। वित्त मंत्रालय के अनुसार एपीवाई सब्सक्राइबरों की संख्या में 28% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है और इस दौरान योजना से 1 करोड़ से अधिक नए सदस्य जुड़े हैं। अगर हम बात करें 4 मार्च तक एपीवाई सब्सक्राइबरों की संख्या लगभग 4.5 करोड़ हो गई है। वहीं पर अगर हम एनपीएस की बात करें तो 4 मार्च 2023 तक सालाना आधार पर 23.45% बढ़कर 8.82 लाख करोड़ रुपए हो गया है। मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत ग्राहकों की संख्या 4 मार्च 2023 तक सालाना आधार पर 22.88% बढ़कर 6.24 करोड़ हो गई है। चलिए नेक्स्ट पेज पर आते हैं जो है इंटरनेशनल पेज। उसमें पहली न्यूज़ हम ले रहे हैं कि यूएन में भारत ने कहा कि आतंकवाद का वर्गीकरण बेहद खतरनाक। देखिए, भारत ने संयुक्त राष्ट्र में स्पष्ट कर दिया है कि आतंकी गतिविधियों को विभिन्न श्रेणियों में बांटना बेहद खतरनाक है। इससे वैश्विक स्तर पर आतंकवाद के खिलाफ चल रहा अभियान प्रभावित होगा। भारत ने 2 टूक कहा कि आतंकवाद चाहे इस्लाम के भय के कारण हो, चाहे सिख विरोधी हो, बौद्ध विरोधी या फिर हिंदू विरोधी पूर्वाग्रह से ग्रस्त हो, वह हमें निंदनीय है। वैश्विक आतंकवाद रोधी रणनीति की 8वीं समीक्षा वाले प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने साफ कहा कि आतंकी अच्छे या बुरे नहीं होते, वह सिर्फ आतंकी होते हैं।
बाइडेन ने बजट में अमीरों पर अधिक कर लगाने का प्रस्ताव पेश किया। देखिए, अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उन्होंने 2024 के लिए $6.9 ट्रिलियन का भारी भरकम वार्षिक बजट पेश किया है। इसमें अमीरों पर कर बढ़ाने के साथ ही सामाजिक उपायों पर बड़े पैमाने पर खर्च और बुनियादी ढांचे के निर्माण पर निवेश का प्रस्ताव है। बजटीय प्रस्ताव में सबसे धनी 0.01% परिवारों पर 25% न्यूनतम कर लगाने, कॉरपोरेट आयकर दर की 21% से बढ़ाकर 28% करने का प्रस्ताव आदि शामिल है। तो अगर ऐसा होता है तब तो एक तरीके से ये अच्छा माना जा सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ है, चीन के राष्ट्रपति के रूप में चिनफिंग के तीसरे कार्यकाल को संसद की मंजूरी। चीन की संसद ने शुक्रवार को सर्वसम्मति से राष्ट्रपति के रूप में शी चिनफिंग के तीसरे कार्यकाल को मंजूरी दे दी है। 69 वर्षीय चिनफिंग पार्टी के पहले नेता हैं जिन्हें लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति चुना गया है। इससे पहले पार्टी संस्थापक माओ त्से तुंग लगातार 2 कार्यकाल यानी 10 वर्ष तक सत्ता में रहे थे। चिनफिंग को पिछले वर्ष अक्टूबर में सत्ताधारी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने 5 वर्ष पर होने वाले महाधिवेशन में अपना महासचिव चुना था। विश्व मंच पर उत्पन्न कूटनीतिक चुनौतियों के बीच शी अपना तीसरा कार्यकाल शुरू करने जा रहे हैं। रबर स्टैम्प मानी जाने वाली चीन की विधायिका नेशनल पीपुल्स कांग्रेस ने शुक्रवार को शी के तीसरे कार्यकाल के पक्ष में मतदान किया था। चलिए, तो ये आज का यानी 11 मार्च 2023 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।